अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ाकिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी अकेडमी। जी अकेडमी के ऊपर आप लोगों का खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर से मुतालिक एक और अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम जगहों पर, कम मौक़ों पर होता है। जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस हमने किया था कि सीलिंग फ़ैन के अंदर, पेडेस्टल फ़ैन के अंदर या हमारे पास मिसाइल मोटर होती हैं, उसके अंदर सिंगल एक कैपेसिटर यूज़ हम कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी सर्किट्स होते हैं हमारे पास, टीवी सर्किट्स है, एलसीडीज़ की सर्किट्स है, मोबाइल सर्किट है, कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स यूज़ होती हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है उसके अंदर जब हम कैपेसिटर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एक कैपेसिटर के बजाय हम बहुत सारे कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। 2 कैपेसिटर लगते हैं, 5 लगते हैं, 10 लगते हैं, 50 कैपेसिटर्स उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैपेसिटर जब हम किसी भी सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का क्या मतलब हुआ? व्हेन देयर आर more than 2 capacitors are connected together into a circuit, so this joining of capacitors called combination of capacitor. Called combination of capacitors. डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हमने? व्हेन देयर आर मोर देन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब हम 1, 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को सर्किट में आपस में जोड़ते हैं, ठीक है जी, तो उनका ये जोड़ना, उनकी ये जॉइनिंग हमारे पास कहलाती है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3 डिफरेंट कैपेसिटर है। एक की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, एक है 7 और एक की है 2.5। तो इन कैपेसिटर को हम किसी भी सर्किट में इस तरह आपस में जोड़कर जब यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है। सादा अल्फाज में ये मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को जब सर्किट में हम लगाते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास टारगेट को अचीव करने के लिए, जब हम उसको यूज़ करते हैं, वोल्टेज बराबर करने के लिए, रेजिस्टेंस सर्किट का बराबर करने के लिए, चार्जिंग बराबर करने के लिए, एटसेट्रा, बहुत सारे मकासद के लिए, जब हम एक साथ बहुत सारे कैपेसिटर को सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा अमल या ये हमारा प्रोसेस या ये हमारी टेक्निक जो है, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटर को हम सर्किट में कितने तरीकों के साथ जोड़ सकते हैं। बेसिकली हमारे पास कैपेसिटर को सर्किट में लगाने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीके को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास सर्किट में कैपेसिटर के लगाने के 2 तरीके हुए। एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज कम्बिनेशन लगाने का अलग तरीका है, सीरीज कम्बिनेशन की अपनी खुसूसियात है, अपने मकासद है, अपना तरीक़ाकार है। ये हमारा अलग टॉपिक है। इसके बनिस्बत जब हम पैरेलल कम्बिनेशन को जोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात, उसके फीचर्स वो सीरीज कम्बिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है जी। ये सर्किट में चार्जेस के साथ क्या करता है, इसका उसके बरक्स मामला है। ये वोल्टेज के साथ क्या करता है, ये वोल्टेज के साथ सर्किट में क्या करता है, ये अलग मसला है। इसकी कैपेसिटेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ये अलग इशू है। दोनों के अलग अलग काम है, दोनों को हम इंशाल्लाह तफसील के साथ अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम अब मज़ीद चलते हैं, हमारे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटर का जब सीरीज कम्बिनेशन हम सर्किट में बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या नुकसानात हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद है जी। तो हमारे पास ये आ गई है जी सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर हमारे पास होता है जी कि हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और वो हम एक दूसरे के प्लेट टू प्लेट उसको ज्वाइंट करते हैं। ये हमारे पास है जी सीरीज कम्बिनेशन। यानी हमारे पास पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल इस्तेमाल होता है कैपेसिटर के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास इस तरह की जो सिंबल होगी ये हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर के लिए। और अगर हमारे पास इस तरह का सिंबल होगा, यानी एक लाइन थोड़ी लंबी होगी एक छोटी होगी, तो ये हम यूज़ करते हैं बैटरी के साइन के लिए। ये बैटरी है और ये हमारे पास कैपेसिटर है। तो सर्किट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हमने लगा दिए हैं। इन तीनों कैपेसिटर को हम जोड़ते हैं बाहर किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, या हमारे पास बाहर कोई बैटरी है उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। अच्छा, प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को ज़रा यूँ देख लें। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जी। इस कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल ये वाली लाइन है और ये इसकी ये वाली लाइन है। यानी यूँ समझ लें कि ये लाइन आ जाएगी इसकी डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन जो इसकी रह जाएगी, हमारे पास इसकी जगह मैंने यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगा दिया है। तो इसकी तारों को हम आपस में, इसकी लाइन को, कनेक्शन को हम इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। ये आ गई जी। अब हमारे पास यूँ बन गई है इसकी कनेक्शन ना, ये इट इज़ द कम्बिनेशन। और तीसरा कैपेसिटर मैं इसके साथ लगा देता हूँ तो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर का सर्किट बन जाएगा। आप 3 का भी बना सकते हैं और 3 से आगे अनलिमिटेड कैपेसिटर्स की तादाद के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। जितनी आपको सर्किट की रिक्वायरमेंट हो आप कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। बेसिक तरीका ये है कि आपने इन कैपेसिटर को इस तरह आपस में जोड़ दिया है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, दूसरे की है 7 और तीसरे की है 2.5। यहाँ से जो तार आपके पास बचेगी इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है और यहाँ से जो वायर बचेगी उससे आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इट इज़ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर किसी भी डिज़ाइन के हों, किसी भी साइज़ के हों, अगर आपने सर्किट में उसको सीरीज़ में जोड़ना है, ये उसका तरीक़ाकार है कि एक का प्लस टर्मिनल आपने दूसरे के नेगेटिव के साथ लगाना है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। आखिर में आपके पास जो 2 वायर्स बचेंगी उस कनेक्शन उसका आपने करना है डायरेक्ट बैटरी के साथ, एक बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब हमारे पास जो पहला कैपेसिटर है इसको मैं कहता हूँ C1, यानी कैपेसिटर नंबर 1। यह हमारे पास आ जाएगा नंबर 2 और यह हमारे पास आ जाएगा नंबर 3। बैटरी जो हमने लगाई है, बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा ये उसकी डायरेक्शन होगी। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी इट इज अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक हो गया जी। अब जो चार्जेस इस सर्किट में से फ्लो करेंगे तो इस बैटरी में से चार्ज निकलेगा, ठीक है जी।
और ये उसका रास्ता होगा जिसके ऊपर वो चलेगा। यहाँ से अगर ये इस कैपेसिटर तक पहुँचेगा, ये कैपेसिटर का जो टर्मिनल है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा जी। कैपेसिटर का अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। और हमने कैपेसिटर के टॉपिक के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जितने यहां पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही यहां पर नेगेटिव चार्जेस भी आएंगे। फिर हमने कहा था जितने आप बैटरी से उसको ज्यादा चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद भी बढ़ेगी, नेगेटिव की बढ़ेगी। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये वाले चार्जेस और ये वाले चार्जेस आपस में सेम है। अगर यहां पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर इसका अगर ये नेगेटिव है तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली इसी के मुकाबले में यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर इस कैपेसिटर का पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा। और ये करंट के वापसी का रास्ता है, यहां से ये पोजीशन है हमारे सर्किट की। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं, प्लस चार्जेस यहां से आते हैं इसके इस टर्मिनल को, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर चार्जेस यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, उतने ही यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, उतने ही यहां पर। यानी इस सर्किट में से जो टोटल चार्जेस पास होते हैं हर कैपेसिटर में से, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ठीक है जी। क्या कहा हमने, जरा इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि चार्जेस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर ऑलवेज इक्वल टू द चार्जेस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड चार्जेस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर एंड इट इज कॉल्ड क्यू इक्विवेलेंट। यानी मैंने कहा जितने चार्जेस पहले कैपेसिटर के पास होंगे उतने ही दूसरे के पास होंगे, उतने ही तीसरे के पास होंगे, और इसको मैं कहता हूं टोटल चार्जेस ऑफ द सर्किट। यानी हर कैपेसिटर के पास जो चार्ज पाए जाते हैं वो एक्चुअली बैटरी के चार्जेस के इक्वल पाए जाएंगे। ठीक है जी। ये खुसूसियत है हमारे पास सीरीज सर्किट की। क्यों है? क्योंकि सीरीज सर्किट में चार्जेस के फ्लो के लिए एक ही रास्ता पाया जाता है। ठीक है जी। जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो एक ही रास्ते में से गुजरेगी, तो इतने ही चार्जेस इसको मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है जी। पहले कैपेसिटर को, दूसरे को, तीसरे को जितने भी चार्जेस मिलने वाले हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा सीरीज सर्किट के अंदर। दो बातें हमने सीख ली, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एंड देयर विल बी ओनली एंड ओनली सिंगल पाथ फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस थ्रू द सीरीज सर्किट। ठीक है जी। बट व्हाट अबाउट द वोल्टेज? सीरीज सर्किट जो है हमारे पास ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है जी। वोल्टेज को ड्रॉप कैसे करता है? जब यहाँ से कुछ वोल्टेज इसके पास पहुँचता है तो कुछ को ये खा लेता है, ख़त्म कर लेता है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है जी। थोड़े से इसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है यहाँ पर, फिर इसके पास वोल्टेज पहुँचता है, फिर इसके पास, तो इसके पास जो वोल्टेज पहुँचता है वो बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज होता है बनिस्बत पहले कैपेसिटर के। हमारे पास इसको जो वोल्टेज पहुँचेगा वो होगा V1, इसको जो पहुँचेगा वो होगा V2, और इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा V3। यानी इसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम होगा और इसका उससे भी कम होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है कि ये वोल्टेज को क्या करती है, ओवरऑल सर्किट में से ड्रॉप करती है। लेकिन चार्जेस जो है सर्किट के अंदर वो क्या रहते हैं, वो हमारे पास क्यों ही रहते हैं, उसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। बाय यूजिंग equation of capacitance, कैपेसिटेंस की इक्वेशन हमने डिस्कस की थी कि ये हमारे पास बराबर होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V के बराबर। ठीक हो गया जी। अगर ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर A, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C के। अगर ये हमारे पास टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट है, यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट है, यह हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, और यह हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा एक कैपेसिटर के लिए, यानी मिसाल के तौर पर हम पहले कैपेसिटर के लिए वोल्टेज निकालने जा रहे हैं, इसका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज हमारे पास क्या होगा जी, V1
इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1। ठीक हो गया जी, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज निकालूंगा तो यह हमारे पास आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय C2, कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली तीसरे कैपेसिटर के लिए जब मैं वोल्टेज निकालूंगा जी तो हमारे पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय C3 एंड कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास यह आ गया है जी V1 की इक्वेशन, यह आ गई V2 की इक्वेशन, या हमारे पास आ गई जी V3 की इक्वेशन। ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं हमारे पास किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। अब हम टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट देखेंगे तो टोटल वोल्टेज हमारे पास VE, ठीक है जी। तो VE हमारे पास बराबर हो जाएगा कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। जितने भी सर्किट के अंदर वोल्टेज है उसको हम जमा करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा VE इज इक्वल टू V1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, Q1 डिवाइड बाय C1 प्लस V2 किस चीज़ के बराबर है जी, Q2 डिवाइडेड बाय C2। और इसी तरह से हमारे पास V3 जो है ये बराबर है Q3 डिवाइडेड बाय C3। अब हमारे पास Q1, Q2 और Q3, यानी Q1 बराबर है Q2 के, Q3 के, और ये चार्जेस बराबर है टोटल चार्जेस ऑफ द सर्किट के बराबर। ठीक हो गया जी। यानी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, कि हमारे पास Q1 की जगह भी मैं लिख सकता हूँ QE, क्योंकि Q1 भी बराबर किस चीज़ के, QE के, डिवाइड बाय C1 प्लस Q2 भी बराबर किस चीज़ के, QE के जी। और सिमिलरली हमारे पास Q3 जो है वो भी QE के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये भी QE है डिवाइड बाय C3। अब इन तीनों के अंदर आपको ये कॉमन नज़र आ रहा है तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा VE डिवाइडेड बाय VE इज इक्वल टू QE इंटू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस 1 डिवाइड बाय C3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब QE को मैं अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VE डिवाइडेड बाय QE, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यह हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी कि VE इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय CE। और ये हमारे पास अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये CE जो है मेरे पास ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी CE इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय VE। और अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं इन्वर्ट कर दूंगा, इन्वर्ट द इक्वेशन, तो हमारे पास कहानी बन जाएगी 1 डिवाइड बाय CE इज इक्वल टू VE डिवाइडेड बाय QE। जी तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास VE डिवाइडेड बाय QE जो है ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय CE के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अगर इसके अंदर यानी VE डिवाइड बाय QE की जगह अगर मैं ये वैल्यू लगा दूंगा तो मैं ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ, हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय CE इट इज़ इक्वल टू, बाकी इक्वेशन अपनी जगह पर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय CE के बजाय आगे इक्वेशन हमारे पास हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस 1 डिवाइड बाय C3 एंड इट इज़ अ फाइनल इक्वेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी ये वो इक्वेशन है जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमेशा बराबर होगा 1 डिवाइड बाय C1, 1 डिवाइड बाय C2 एंड 1 डिवाइड बाय C3। मतलब क्या हुआ इस बात का कि सीरीज सर्किट के अंदर जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं उससे हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट जो है वो डाउन होती है। उसकी मिकदार क्या होती है, वैल्यू
फाइनल वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा सर्किट हमेशा ज़्यादा रेजिस्टेंस को जो है वो फील करता है, या ज़्यादा रेजिस्टेंस को वो उसके सामने हाइल होती है, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गिर जाती है। आप लोगों को अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देता हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक शॉर्ट सा आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू कैपेसिटर इन अ सर्किट। मिसाल के तौर पर हम सर्किट के अंदर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है जी। आसान सा करते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ये हमारे पास है जी कैपेसिटर नंबर 1, ये है कैपेसिटर नंबर 2, और ये हमारे पास है बैटरी, ठीक है जी। एक्सटर्नल वोल्टेज की बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वी हैव 2 कैपेसिटर्स connected in series and also connected to the external battery of 100 volt, ठीक है जी। and the capacitor have capacitance, हमारे पास डेटा है capacitance of the first capacitor, capacitance of the first capacitor is 5 माइक्रोफेराड। मिसाल के तौर पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलरली capacitance of the second capacitor that is 10 माइक्रोफेराड। मिसाल देता हूं जी, मेरे पास ये कैपेसिटर है जी, ये है 10 माइक्रोफेराड का, और ये मेरे पास है जी 5 माइक्रोफेराड का, और इसको मैं सीरीज के अंदर सर्किट में जोड़ देता हूं, ठीक है जी। जोड़ने के बाद इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी के साथ जी। वी हैव अ बैटरी वोल्टेज and the battery voltage is 100 वोल्ट। हमारे पास एक कैपेसिटर है जी 5 माइक्रोफेराड का, दूसरा कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, कनेक्टेड है 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ। वो बंदा हमसे मांग रहा है कि भाई इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, इस सर्किट की जो आखिर में कैपेसिटेंस बचेगी वो कितनी होगी, आपने फाइंड आउट करके देना है। तो अभी फाइंड आउट करके देते हैं जी। टू फाइंड, हमने मालूम करना है, क्या चीज मालूम करना है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम सीई से डिनोट करते हैं, और ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया जी। एज वी नो, क्या जानते हैं जी हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला है फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2। और अगर तीसरा सर्किट कैपेसिटर होगा तो C3 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, C5 अप टू Cn तक, जितने भी आप कैपेसिटर लगाना चाहें सर्किट में लगा सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। अच्छा, मैं वैल्यूज पुट करता हूं जी इसी फार्मूले के अंदर, आप देख लें। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, 1 डिवाइड बाई सी ई, ये ई को ज़रा छोटा लेके ज़्यादा मुनासिब होगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई सी ई बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई C1। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइक्रोफेराड प्लस 1 डिवाइड बाई C2। C2 हमारे पास क्या है जी, 10 माइक्रोफेराड। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 10। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि 5 और 10 के एलसीएम हमारे पास 10 आएगा। तो 10 को 5 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 2 ही रहेगा। 10 डिवाइड बाई 10 हमारे पास आंसर आएगा 1, और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10। आर अगर आप पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी जी सी ई
टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। और इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास आ जाएगा 3.33 माइक्रो फैराड। देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि जब हम सीरीज सर्किट में कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, दूसरे की हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड। लेकिन अब जो सर्किट के अंदर गुंजाइश है वो क्या है, 3.3, जो कि 10 से भी कम है और 5 से भी कम है। यानी कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट रिड्यूसेस फ्रॉम 10 and 5 to 3.3। तो इसकी कैपेसिटेंस जो है, जैसे आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली देख भी लिया कि हम कैपेसिटेंस इसका रिड्यूस करने के लिए ये पर्पस सर्किट में यूज़ करते हैं जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी, और ये फार्मूला डेरिवेशन की भी, कम्बिनेशन की भी, और सीरीज़ कम्बिनेशन की भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो अबाउट होगी पैरेलल कम्बिनेशन। फिर हम सीरीज़ और पैरेलल का आपस में डिफरेंस भी उसके अंदर निकालेंगे। ओके द स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।